अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और लास्ट लेक्चर में हमने इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस पे डिस्कशन कंप्लीट की थी। 2-3 MCQs हमने 2, 4, 5 डिस्कस किए थे। कोई क्वेश्चन, कोई किसी पॉइंट पे, किसी सोर्स ऑफ फाइनेंस पे कुछ मजीद डिस्कशन रिक्वायर्ड हो? हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस पे कुछ मजीद पॉइंट्स थोड़े से रह गए हैं, उनको डिस्कस करके होपफुली वी शुड बी एबल टू क्लोज इट टुडे। तो उस पर डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। सम अदर कॉमन सोर्सेज ऑफ एक्विटी फाइनेंस, अगेन हमें पता है, हमें MCQ या एक का 2 नंबर का नोट आ सकता है। वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल एक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस है किन बिजनेसेस के लिए जो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाना चाहते हैं, मतलब स्मॉल साइज बिजनेस है, स्मॉल से मीडियम साइज बनना चाहता है, वेंचर कैपिटल एक्विटी की ऑप्शन है। मीडियम साइज है, मीडियम से लार्ज में जाना चाहता है, वेंचर कैपिटल की ऑप्शन है। वेंचर कैपिटल होता क्या है? वेंचर कैपिटल प्रोवाइडेड टू प्राइवेट कंपनीज बाय स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्राइवेट कंपनी इसको ये इक्विटी देने पे तैयार हैं। नॉर्मली ये जो हम सोर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए सोर्सेज हैं जिनको अदरवाइज इक्विटी सोर्स पे एक्सेस जरा मुश्किल से मिलती है। जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके लिए इक्विटी को एक्सेस जरा रिलेटिवली ईजी है, IPO में जा सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए इक्विटी एक्सेस मुश्किल है क्योंकि वो IPO कर नहीं सकते, इंडिविजुअल डोर टू डोर जाना उनके लिए और रिक्वायर्ड फंड्स इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसी कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स पूरी करती हैं। बाज़ औक़ात ये जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है ये किसी कंपनी को इक्विटी देने के लिए बैंक से लोन भी लेती हैं। मतलब ए कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है, वो बी के पास गई जो कि स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है। बी ए में इक्विटी इन्वेस्ट करने के लिए हो सकता है फंड रेज करे, बी को भी तो पैसा चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए। बी हो सकता है वो पैसा लोन से रेज कर रहा हो, लोन से पैसा रेज करके बी ए में इक्विटी इन्वेस्ट करे। ठीक है, सो ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज पैसा लोन से भी रेज कर सकती हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट देने के लिए। लेकिन ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट विन करने के लिए जरूरी है कि कंपनी मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट इट हैज अ क्लियर स्ट्रेटजी एंड अ कन्विंसिंग बिजनेस प्लान। पैसे की जरूरत होती है किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो कंपनी को पैसा तब मिलेगा जब उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और बिजनेस प्लान कन्विंसिंग है, इन्वेस्टर मुतमईन है कि प्रोजेक्ट भी अच्छा है, रिटर्न भी सेटिस्फैक्टरी है, ओनली देन कंपनी शुड एक्सपेक्ट कि वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देगा। लेकिन एक और बहुत अहम पॉइंट, एग्जिट रूट। वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन आल्दो देते वो इक्विटी हैं लेकिन वो इक्विटी परमानेंट देने में इंटरेस्टेड नहीं होते। दे नीड एग्जिट रूट कि भाई हम आपको पैसा देंगे 3 से 7 साल के लिए, 5 से 7 साल के लिए, हमें आप बताइए आपको आज एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट एज इक्विटी, लेकिन 5-7 साल बाद हम अपने शेयर्स बेच के पैसा यहां से निकालना चाहेंगे और हम किसी और बिजनेस में जाकर इन्वेस्ट करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट अटैच विद एनी ऑर्गेनाइजेशन परमानेंटली, दे नीड एग्जिट रूट। एग्जिट रूट क्या हो सकता है? एग्जिट रूट, वन मोस्ट पॉपुलर एग्जिट रूट कुड बी लिस्टिंग, कि वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी से जो कंपनी पैसे मांग रही है वो एग्रीमेंट करे कि जी आप हमें पैसा दीजिए, हम बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंशन के बाद 5 साल के अंदर अंदर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाएंगे। तो जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो शेयर मार्केट में इजीली बेचे जा सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी आसानी से मार्केट में शेयर बेच सकेगी। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ गिविंग द एग्जिट रूट। 3 से 7 साल बाद वो शेयर्स बेच के अपना कैपिटल गेन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। बाय द वे वेंचर कैपिटलिस्ट अभी कंपनी ग्रो कर रही है, उसमें पैसा लगाएंगे, जब कंपनी ग्रो कर जाएगी तो वो बेच के कैपिटल गेन कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, इसे मैनेजमेंट बायआउट की एक टर्म यहाँ पे डिस्कस हो रही है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट बायआउट। मैनेजमेंट बायआउट क्या होता है जी? पढ़ी होगी कहीं ना कहीं टर्म, आपने पढ़ी भी है मैनेजमेंट बायआउट? अच्छा जी, मैनेजमेंट बायआउट होता है जब एक कंपनी की मैनेजमेंट उस कंपनी के शेयर होल्डर से शेयर बाय कर ले, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बायआउट। कंपनी की मैनेजमेंट अपने कंपनी के शेयर होल्डर से उनके शेयर खरीद ले, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बायआउट। अब इसमें इशू क्या आता है कि मैनेजमेंट बहरहाल एम्प्लॉइज होते हैं और शेयर होल्डर्स दे आर बिजनेस, दे आर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर्स दे आर इन्वेस्टर। नॉर्मली एम्प्लॉइज के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बिजनेस ओनर से उनका बिजनेस खरीद पाए। सो नॉर्मली जो मैनेजमेंट बायआउट्स होते हैं वहां पे मैनेजमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर ने मांगा 100 रुपए अपनी कंपनी का, मैनेजमेंट के पास है 30 रुपए, 70 रुपए की कमी आ गई, तो जनरली 70 रुपए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या इन्वेस्टर से हासिल किए जाते हैं। ठीक है, तो बायआउट में मैनेजमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी मे बी विलिंग टू जॉइन हैंड्स विद द मैनेजमेंट इन बाइंग सच कंपनी, और दे आर विलिंग टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट इन सच इन्वेस्टमेंट्स। कैन प्रोवाइड फाइनेंस टू टेक यंग प्राइवेट कंपनीज टू द नेक्स्ट लेवल। ये मैंने पहले आपको बताया कि एक स्मॉल कंपनी ने मीडियम लेवल पे जाना है, वहां पे यूजफुल है। इट्स they may provide finance for startup, but it is less likely. Generally they don't provide finance for startups, they provide finance for the existing companies who are already up and running, but rare situation में startups को भी finance मिल सकता है। Business angels, this is another source of equity finance. Venture capitalist organizations team, business angels normally wealthy individuals होते हैं जिनके पास पैसा है but they don't have business skill। तो अगर आपकी कंपनी छोटी है, उसको बाहर से कहीं से फॉर्मल वे में फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो बिजनेस एंजल्स कैन बी इंटरेस्टेड।
ये बिजनेसेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर में। दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट बिकॉज प्रॉब्ली दे डोंट हैव द स्किल्स। उनका काम सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है एंड देन दे गेट द रिटर्न। लेकिन एक इशू ये है कि बिजनेस एंजल्स आर नॉट वेरी कॉमन, और जो फाइनेंस अवेलेबल होते हैं वो भी बड़े ही स्मॉलर कंपनीज के लिए छोटी अमाउंट्स में होता है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास ज्यादा पैसा होता है, वो पैसा इवन बैंक से लोन लेके भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इंडिविजुअल्स हैं, ये होते भी कम है, ढूंढना मुश्किल है इनको। इंडिविजुअल्स को ट्रेस करना अवेलेबल कहाँ पे है, लाहौर में, पाकिस्तान में मुश्किल होगा। और जब इंडिविजुअल ढूंढ भी लोगे तो इंडिविजुअल है ना, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता। वेरी अप्रोप्रिएट बिजनेस एंजल्स आर a way for small companies to raise equity finance normally at the very start of their life. Initial levels पे, beginning level पे इनको फाइनेंस चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स ये भी इक्विटी फाइनेंस का एक जरिया है। नॉर्मली दे आल्सो फंड अनलिस्टेड कंपनीज ओनली, लिस्टेड कंपनीज में पैसा नहीं डालते। इनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है, तरीका वारदात इनका थोड़ा फर्क होता है। ये आम सोर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस नहीं है। वेंचर कैपिटल में आपकी कंपनी, अगर आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस रेज करते हो, अपनी कंपनी के बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करते हो, और जो भी उसके एग्रीमेंट है उसके तहत पैसा वापस कर दोगे, जैसे 3 से 7 साल में एग्जिट रूट। बिजनेस एंजल से पैसा लिया, आपने फाइनेंस रेज किया, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया, और वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न जाती रहेगी। प्राइवेट इक्विटी फंड्स थोड़ा डिफरेंटली काम करते हैं। ये कंपनीज में सिर्फ पैसा नहीं डालते, ये कंपनी में नुमाइंदगी भी चाहते हैं बोर्ड में। इसलिए नॉर्मली दे वांट रीजनेबली लार्ज स्टेक इन अ मैच्योर बिजनेस, ऑलरेडी बिजनेस जो एस्टैब्लिश हो चुका है। ये सिर्फ पैसा देके बाहर बैठ के देखने वाले लोग नहीं हैं, ये पैसा भी डालते हैं और मैनेजमेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नुमाइंदगी लेते हैं। दे डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द रूटीन डे टू डे ऑपरेशंस के सेल परचेज देखेंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नुमाइंदगी चाहते हैं। जहां पे कंपनी के बारे में उसके फ्यूचर प्लान्स डिसाइड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वहां पे ये नुमाइंदगी चाहते हैं। इनका मकसद क्या होगा, ये काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई, कुछ मैं इसको मजीद एलैबोरेट कर देता हूं। इनका मकसद होता है प्राइमरली कैपिटल गेन अर्न करना इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। इनका मकसद बिजनेस में इन्वेस्टमेंट डाल के बिजनेस को ग्रो करवाना नहीं होता। इनका मकसद होता है बिजनेस में स्टेक बाय करना। पैसे डाल के ग्रो कराना और बात है, क्योंकि ये जरा ध्यान में रखो, बिजनेस में पैसे डालने के लिए न्यू शेयर्स आर इशूड, लेकिन बिजनेस में स्टेक बाय करने के लिए आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर बाय कर लो तो बिजनेस में स्टेक उससे भी आ जाता है। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म दोनों तरह से काम करती हैं। वो बिजनेस में पैसा भी डालने पर तैयार हो सकती है, बिजनेस में सिर्फ स्टेक खरीदने भी इंटरेस्टेड हो सकती है। उनका काम क्या है कि हमने बिजनेस में से इनएफिशिएंसीज रिमूव करनी है। हम बोर्ड में आएंगे, बोर्ड में आके हम देखेंगे कारोबार में क्या क्या गलत प्रैक्टिसेस हैं। हम अपने तजर्बे की मदद से उन गलत प्रैक्टिसेस को रिमूव करेंगे। जब हम अपने तजर्बे से उन गलत प्रैक्टिसेस को, गलत प्रोसेसेस को ठीक करेंगे तो कंपनी का इमेज भी मार्केट में बेहतर होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर होगी। तो बड़े शॉर्ट टाइम में हम अपनी मैनेजमेंट इनपुट की मदद से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर पाएंगे। सिर्फ एक्सपेंशन से प्रॉफिटेबिलिटी में एनहांसमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव हियर। यहां पे अपनी मैनेजमेंट स्किल की मदद से प्रॉफिटेबिलिटी में बेहतरी, क्योंकि हर इदारे में कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसीज होती हैं, रूम फॉर इंप्रूवमेंट होता है। प्राइवेट इक्विटी फंड ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करती है जिनमें इनएफिशिएंसीज ज्यादा होती हैं। उनको पता है भाई इस कंपनी में हमने स्टेक ले लिया तो इसमें तो इतनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनएफिशिएंसीज, इतनी खराबियां इसमें, तो इन खराबियों को हम ठीक करेंगे, बोर्ड में बैठेंगे, फैसले करेंगे और इन खराबियों को हम ठीक करवाएंगे। और जब खराबियां ठीक होंगी, कंपनी के रिजल्ट अच्छे होंगे, रिजल्ट अच्छे होंगे तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, शेयर प्राइस बढ़ेगी तो कंपनी के शेयर बेच के कमाएंगे कैपिटल गेन अगली कंपनी की तलाश में। सो प्राइवेट इक्विटी फंड इस अंदाज में काम करते हैं। सो दे वांट सम सब्सटेंशियल स्टेक, मेजर स्टेक इन द कंपनी, इतना कि उसके बोर्ड में नुमाइंदगी ले सकें, डिसीजन मेकिंग में असरअंदाज हो सके। उनका मकसद बिजनेस में इनएफिशिएंसीज रिमूव करके कंपनी की शेयर वैल्यू को एनहांस करना और फिर फॉर कैपिटल गेन बेच देना, ये इनका मकसद होता है। सो बहरहाल इक्विटी फाइनेंस इज अवेलेबल, दे बाय इक्विटी शेयर्स। Private equity fund will take large stake, 30% typical, and appoint directors. It is the method of to raise equity finance where company is not allowed to do so from the market. Its view is to realize the investment possibly by breaking the investment into smaller parts. अच्छा, ये भी एक तरीका होता है प्रॉफिट कमाने का कि हमने कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ानी है ना, तो शेयर वैल्यू बढ़ाने का तरीका ये भी होता है, आगे चल के बीएफडी में डिस्कस करेंगे कि आप बड़े अगर बिजनेस है तो उसके कुछ हिस्से कर दें, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दें, उसके डिवीजन बना दें। बजाज की एक बड़ी कंपनी जिसमें 4 प्रोडक्ट बनती हैं, आप उसके 4 कंपनियां बना दो जिनमें ABCD, प्रोडक्ट ए बनाने वाली कंपनी लैदा कर दो, बी बनाने वाली लैदा, सी बनाने वाली लैदा, डी बनाने वाली लैदा, और इसका जब 4 कंपनीज बन जाएंगे आपकी एक कंपनी के, तो उससे यू आर एबल टू बाज़ रियलाइज मोर मनी। एक 4 प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को बेच के कम पैसे मिलते हैं, और एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जैसी 4 कंपनीज बना दें तो शायद वहां पे आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। मे बी एक कंपनी बेचोगे 100 रुपए मिलते हैं, उसके 4 हिस्से करके बेचोगे तो शायद 110 के बिक जाए वो 4 हिस्से, तो ओवरऑल फायदा हो गया। तो ये भी एक तरीका होता है वेंचर, ये प्राइवेट इक्विटी फंड्स का पैसा कमाने का। अच्छा जी, ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल, ये भी सोर्स ऑफ फाइनेंस में एक इंटरेस्टिंग टूल है, आल्दो बड़ा कम यूज होने वाला टूल है और शायद ज्यादातर ये पॉपुलर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल,
फाइनेंस रेज करने का एक डिफरेंट सा टूल, मोर पॉपुलर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल्दो देयर मे बी अदर कंपनीज जो कि इस टूल को यूज करेंगी। ये काम कैसे करता है, जिसको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिए। हमें अगेन इस पर एक नोट आ सकता है क्योंकि ये अच्छा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है। इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ डिटेल में हम इसकी नहीं जा रहे। मिसाल लेते हैं हम किसी एक चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर की। कौन सी है पाकिस्तान में चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? चेन जिसकी मल्टीपल शॉप्स हों। यूरो स्टोर नया डेवलप हो रहा है। चलिए नए स्टोर की मिसाल लेते हैं। यूरो स्टोर एक नया डेवलप हो रहा है, उसकी मल्टीपल आउटलेट्स हैं। लेट्स अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कंपनी की स्ट्रेटजी है कि हम एक स्टोर से पैसा कमाएंगे, उससे सफिशिएंट फंड्स जब इकट्ठे हो जाएं कि हम नए स्टोर के लिए बिल्डिंग ले पाएं, हम फिर बिल्डिंग बाय करेंगे और फिर दूसरा नेक्स्ट स्टोर ओपन किया करेंगे। मतलब हम जब भी नया स्टोर खोलना है, हमें पहले उसकी बिल्डिंग बाय करनी है, फिर उसमें हमने इन्वेस्टमेंट डाल के स्टोर शुरू करना है। हिस्टोरिकली लेट्स अज्यूम ये स्ट्रेटजी पिछले 10-15 साल से चलाते आ रहे हैं, बट नाउ दे रियलाइज कि भाई 15 साल में जब हम अपनी बिल्डिंग खरीद के स्टोर खोलने जाते हैं तो इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। हमें तो 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं स्टोर खोलने में, ब्रांच खोलने में, बड़ा टाइम लग रहा है। अब उनको ये भी लालच है कि बिल्डिंग खरीदने का फायदा ये भी होता है कि कल को बिल्डिंग महंगी होती है, उसका पैसा भी मिलता है। कैपिटल गेन हम बिल्डिंग में भी कमाते हैं, सिर्फ स्टोर तो नहीं हम चलाते उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग से हम कैपिटल गेन भी कमाते हैं। तो अपनी बिल्डिंग में स्टोर खोलने से दो इनकम आती हैं, एक स्टोर की ऑपरेशनल इनकम और एक बिल्डिंग की कीमत बढ़ने से कैपिटल गेन। अब कंपनी फिक्स में है कि भाई अगर मैं रेंटेड बिल्डिंग में स्टोर खोलूं तो मेरी ग्रोथ तो तेज हो जाएगी, स्टोर जल्दी जल्दी खुलेंगे नए, लेकिन कैपिटल गेन फिर मैं नहीं कमा पाऊंगा। अब इसका हल क्या है, वो यहां से निकलता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल के प्रोसेस से। यूरो स्टोर क्या करेगा? यूरो स्टोर एक कंपनी बनाएगा, एक नई कंपनी बनाएगा, से न्यू कंपनी, ठीक है जी, वो एक नई कंपनी बनाएगा और अपनी सेल ऑल बिल्डिंग्स टू न्यू कंपनी। ये कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एसपीवी की टर्म सुनी भैया? ये कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। उसका मकसद क्या है? उसने यूरो स्टोर से बिल्डिंग्स खरीदनी है और वापस इसको रेंट बैक कर देनी है ताकि यूरो स्टोर के बिजनेस पे असर ना पड़े। तो यूरो स्टोर के बिजनेस के लिहाज से देखो, उसने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग बेच के पैसे चाहिए उसको और रेंट पे बिल्डिंग ले ली, मंथली रेंट देता जाएगा। अब बिल्डिंग यहां पे भेज दी, बिल्डिंग की कीमत ये कंपनी कहां से लाएगी? ये कंपनी तो यूरो स्टोर ने बनाई है ना। ये कंपनी इशू करेगी टीएफसी पब्लिक को। पब्लिक को टीएफसी में क्या चीजें चाहिए? एक सिक्योरिटी, दूसरा इंटरेस्ट की गारंटी कि मुझे इनकम और प्रिंसिपल मेरा सिक्योर है। टीएफसी इशू किया इसने। टीएफसी इशू करते हुए पब्लिक को क्या कहेगी? जी मेरे पास ये बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग आपकी प्रिंसिपल की सिक्योरिटी है, मैं इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए आपसे पैसा ले रहा हूं, मैंने आपके पैसे से बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग मेरे पास आ जाएगी, ये बिल्डिंग आपके पैसे की सिक्योरिटी है। फिर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो भाई इस बिल्डिंग को मैं किराए पे दे रहा हूं यूरो स्टोर को, वो किराया जो आएगा ना उसे मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। तो अब यहां पे जो डेट इन्वेस्टर है उसकी कहानी क्या है? उसने फाइनेंस दिया टीएफसी के अगेंस्ट, वो फाइनेंस की सिक्योरिटी ये बिल्डिंग होगी और उस फाइनेंस की रिटर्न इस बिल्डिंग का जो किराया आगा वो होगा। ये फाइनेंस जो आया, फंड्स जो मिले, ये यहां से ट्रांसफर हो गए फंड्स इधर। अब हुआ क्या सारी कहानी में कि यूरो स्टोर की बिल्डिंग्स न्यू कंपनी को ट्रांसफर होगी। न्यू कंपनी किसकी है? यूरो स्टोर की, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसका काम सिर्फ एक है, बिल्डिंग्स को ओन करना और उस बिल्डिंग के रेंट से डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल सिर्फ इस काम के लिए बनाई गई है। डिबेंचर होल्डर ने इन बिल्डिंग्स के अगेंस्ट टीएफसी को लोन दिया हुआ है और बिल्डिंग के किराए से उसकी रिटर्न जा रही है। ये कहानी चल पड़ी है। अब इसमें हुआ क्या? यूरो स्टोर को बिल्डिंग के सारे पैसे मिल गए, नाउ इट कैन एक्सपेडाइट इट्स एक्सपेंशन, और ये बिल्डिंग्स अभी भी यूरो स्टोर के ही ऑनरशिप में है इनडायरेक्टली। सही, इनकी बिल्डिंग की कीमत में जो इजाफा होगा उसका कैपिटल गेन भी यूरो स्टोर को मिलेगा। इसको कहा जाता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल। यूरो स्टोर ने अपनी बिल्डिंग्स को टीएफसीज में कन्वर्ट कर लिया, प्रैक्टिकली उसने अपनी बिल्डिंग्स को टीएफसी में कन्वर्ट कर लिया इस एसपीवी के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि भाई यूरो स्टोर ने खुद ही यहाँ पे अपनी बिल्डिंग को सिक्योरिटी में रखवा के मॉर्गेज देके लोन क्यों नहीं ले लिया? ये भी क्वेश्चन आपके दिल में आया होगा कि जी एसपीवी जो बनाई, बिल्डिंग इधर बेची, इसने लोन रेज किया, यूरो स्टोर ने खुद क्यों नहीं लोन रेज कर लिया? वो बैंक के पास जाती है, वो खुद टीएफसी इशू कर देती। अच्छा, अब यूरो स्टोर अगर बैंक के पास जाती लोन लेने के लिए तो बैंक ने कंपनी के सारे बिजनेस को वैल्यूएट करना होता है, रिस्क असेस करना होता है कि भाई कंपनी, क्योंकि यूरो स्टोर लोन लेने जाती है ना, तो यूरो स्टोर ने कहा था जी मुझे कारोबार के लोन चाहिए, एक्सपेंशन के लोन चाहिए, मेरे लोन की सिक्योरिटी में ये बिल्डिंग मॉर्गेज रख लो आप। बैंक ने क्या सोचना था, भाई मैं यूरो स्टोर को बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए लोन दे रहा हूं, लोन की सिक्योरिटी सेकेंडरी चीज होती है, मेनली बैंक इंटरेस्टेड होता है भाई जो लोन दिया है वो जिस कारोबार में लगाया वहां से इनकम कैसे आ रही है, कितनी सिक्योर है इनकम, वहां से प्रिंसिपल कैसे वापस होगा, कितना सिक्योर है प्रिंसिपल। तो अगर तो इनकम और प्रिंसिपल की सिक्योरिटी हाई है
इनकम और प्रिंसिपल का की सर्टेनिटी हाई है तो लोन का रेट कम ऑफर करेगा बैंक, लेकिन अगर इनकम और प्रिंसिपल की सिक्योरिटी लो है, उनकी सर्टेनिटी लो है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट हाई ऑफर करता है। अब जरा दो सोचो जरा, एक इन्वेस्टर ने लोन देना यूरो स्टोर को फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू स्टोर्स फॉर एक्सपेंशन, और एक इन्वेस्टर ने लोन देना इस नई कंपनी को किस लिए? बिल्डिंग खरीदने के लिए जो उसने किराए पे दी है। अब नए बिजनेस की एक्सपेंशन से इनकम की लाइक्लीहुड, उसकी सर्टेनिटी ज्यादा है या बिल्डिंग के किराए की सर्टेनिटी ज्यादा है? किराए की सर्टेनिटी ज्यादा है कि भाई इसको आप पैसा दे रहे हो, आपको पता भाई ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे हर महीने इतना किराया लॉक है, लेकिन इसको पैसा दे रहे हो, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में माहाना सालाना मुनाफा क्या आएगा जिसमें से हमारा इंटरेस्ट पे होना है। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे इनकम पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहां पे जो पैसा लेंडर इन्वेस्टर ने जो पैसा दिया उसका पैसा जहां पे इन्वेस्ट होना है उसकी रिटर्न पे क्वेश्चन मार्क है, गारंटी कोई नहीं है। यहां पे इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है, यहां पे पैसे की रिटर्न पे गारंटी है। तो अगर यूरोस्टोर खुद लोन लेगा शायद उसको यहां पे 12% पे लोन मिले, एसपीवी बना के लोन रेज करेगा, हो सकता है 9 या 10% पे मिल जाए। तो एसपीवी पे के थ्रू जब आप फंड रेज करते हो तो एसपीवी के थ्रू फंड रेज करने में अब यूरोस्टोर को नहीं देखा जाता उसका कारोबार क्या है, उसका कारोबार कितना प्रॉफिटेबल है। अब देखा जाता है इस एसपीवी को कि भाई इसके पास एसेट क्या है। यूरोस्टोर पीछे रहेगी क्योंकि अब कर्जा इस कंपनी को दिया जा रहा है, इस कंपनी के एसेट, इस कंपनी की इनकम स्ट्रीम देखी जाएगी। यूरोस्टोर ने अपने कंपोनेंट यहां पे ट्रांसफर कर दिया, अब सिर्फ उस कंपोनेंट को देखा जाता है। तो इस तरीके से कंपनीज आर जनरली एबल टू रेज फाइनेंस एट अ चीपर रेट्स, एसपीवी बना के चीपर रेट्स पे फाइनेंस रेज हो जाता है। दिस इज वन वे, इसको हम कहते हैं एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन। एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन जिसमें एक एसेट को ट्रांसफर किया गया है और उस एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशू कर दी गई है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज्यादा पॉपुलर है, फ्यूचर फ्लोज सिक्योरिटाइजेशन है। फ्यूचर फ्लो सिक्योरिटाइजेशन, उसमें कोई एसेट, टेंजिबल एसेट ट्रांसफर नहीं किया जाता, उसमें राइट टू रिसीव फ्यूचर कैश फ्लो ट्रांसफर किया जाता है। ये तो था ना, मैंने कहा यहां पे बिल्डिंग बेची गई है। एक और मिसाल लो, एक लीजिंग कंपनी की। लीजिंग कंपनी ने, फॉर एग्जांपल मैंने लीजिंग कंपनी शुरू की, मेरे पास 100 रुपये फाइनेंस था, मैंने लीजिंग कंपनी लॉन्च की और मैंने अपने इन्वेस्टर से कहा जी आप 10% डालें इक्विटी, 90% मैं फाइनेंस करूंगा, एसेट लीज पे दूंगा आपको। आपको पता है कि लीजिंग कंपनी जैसे जैसे फाइनेंस करती जाएगी उसका कैश रिसीवेबल में कन्वर्ट होता जाएगा, जो कि फ्यूचर में विद इनकम उसको वापस आना है। ऐसे ही अब मेरे पास टोटल 100 रुपये की अगर इक्विटी थी एज अ लेसर, तो मैं एक सर्टन नंबर तक क्लाइंट को फाइनेंस करूंगा। जब मेरा कैश 100 रुपया रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया तो मैं फर्दर क्लाइंट एंटरटेन नहीं कर सकता। अब जब तक मुझे क्लाइंट से पैसा वापस नहीं आएगा विद इनकम, मैं फर्दर नई लीजेस फाइनेंस नहीं कर सकता, मेरे बिजनेस की ग्रोथ रुक गई है। अच्छा, अब मेरा पास एसेट क्या है? फ्यूचर फ्लोज। मैंने लेसीज को लीजेस दी हुई हैं और मेरे पास उनके एग्रीमेंट है जिसके तहत मैंने अगले 5-10 सालों में उनसे मंथली, क्वार्टरली, सालाना अमाउंट वसूल करनी है। और मेरा बिजनेस प्लान इस वक्त रुका है कि भाई फ्यूचर में पैसा आएगा, जितना पैसा आएगा उसके हिसाब से नई लीजेस में ऑफर कर सकूंगा। तो यहां पे भी एसपीवी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मेरे पास जो रिसीवेबल पड़ा हुआ है, मैं वो, इधर तो बिल्डिंग थी ना, बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट है, रिसीवेबल भी तो एसेट है ना, मैं रिसीवेबल अपना ट्रांसफर कर दूं एसपीवी को कि भैया मेरे रिसीवेबल विद इंटरेस्ट है, ये विद इंटरेस्ट अगले 10 सालों में मुझे 200 रुपये आने हैं, आप ये मुझसे बाय कर लो, आप ये मुझसे रिसीवेबल बाय कर लो, मैं आपको ये 150 रुपये देने के तैयार हूँ, वट एवर द अमाउंट वो वर्कआउट की जाती है मैथमेटिकली, उसको देखा जाता है रेट शीट के हिसाब से। तो बहरहाल मैंने अपने रिसीवेबल 200 के रिसीवेबल, मैंने इसको 100 के बेच दी, मैंने इसको ये लीजिए 200 के आप पकड़े रिसीवेबल, या आप वसूल कर लेना पैसे, मुझे 100 रुपया दे दो इनके बदले, आज आप अगले 10 सालों में 200 वसूल करना, मुझे 100 रुपया दे दो। अब मेरे पास दोबारा कैश आ गया, अब मैं फिर नई लीजेस देना शुरू कर दूंगा, 100 रुपये की फिर लीजेस दे दी, मेरे रिसीवेबल दोबारा 100 रुपये खड़े हो गए, मैंने फिर एसपीवी को बेच दिया, अपने रिसीवेबल एसपीवी को बेचे, उससे फिर पैसे ले लिए। तो हुआ क्या, मैंने अपनी एक 100 रुपये की इक्विटी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं अपने बिजनेस को। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? फ्लोज सिक्योरिटाइजेशन, मैं अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को सिक्योरिटी देके एसपीवी में उसके अगेंस्ट पैसा रेज कर रहा हूं। तो ये भी एक आप कैश फ्लो सिक्योरिटाइजेशन कर लो, आप एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन कर लो, दोनों में एसपीवी को इस्तेमाल करके आप अपने एसेट ट्रांसफर करो और वहां से फाइनेंस रेज करो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, या आपको रिसीवेबल ट्रांसफर करो, फ्यूचर कैश फ्लो ट्रांसफर करो, उसके अगेंस्ट अपने फाइनेंस रेज करो। क्योंकि हमारे पास आने थे तो वो तुमने बेच दिए, तो हमें क्या आएगा फ्यूचर में? उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज 110 105 आज वसूल कर लो, एक ही बात है। तो मैंने अपने रिसीवेबल को 200 में कन्वर्ट किया अगले 10 साल के, और वो 200 के रिसीवेबल मैंने से 110 के बेच दिए, तो 10 रुपये का मुनाफा तो फौरन रियलाइज हो गया ना मेरा, अभी रियलाइज हो गया मुझे। और मैंने 110 की फर्दर लीजेस दे दी, 110 के मैंने 220 बनाए, वो 220 के रिसीवेबल मैंने 130 के बेच दिए, मेरे पास 130 आ गए, मैंने फिर 130 के 260 के रिसीवेबल बना लिए अगले 10 साल के लिए, वो 260 के रिसीवेबल मैंने 150 के बेच दिए। सो साइकिल चलता जा रहा है। मेरा काम अब क्या है भाई, लीज एग्रीमेंट बना के रिसीवेबल बने, रिसीवेबल बेच देना आगे, उसके पैसे वसूल करना और अगले रिसीवेबल बनाने चल पड़ना, नया एसेट लीज पे देने चल पड़ना। सो इस तरह
आप एक लिमिटेड इक्विटी से अपने बिजनेस को टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लेते हो सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। एसेट सिक्योरिटाइजेशन है या कैश फ्लो बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन है, दोनों सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेसेस थ्रू एसपीवी मैनेज किए जाते हैं और एसपीवी के थ्रू इनको मैनेज करने में कंपनी इज एबल टू रेज फाइनेंस एट द लोअर रेट। यहां पे भी वही बात हो सकती है कि लीजिंग कंपनी अपने रिसीवेबल की सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक से भी तो लोन ले सकती है ना, लेकिन फिर वही बात आ गई कि लीजिंग कंपनी को लोन देना, उसमें तो बड़े बिजनेसेस हैं, बिजनेस रिस्क हैं, उसमें अप एंड डाउन आ सकते हैं और बात है, लेकिन किसी ऐसी कंपनी को लोन देना जिसके पास एग्रीमेंट्स हैं और एग्रीमेंट के तहत उसको पैसे वसूल होने और कुछ भी नहीं है काम उसका, कोई उसने बिजनेस ट्रांजैक्शन और नहीं करनी, उसका काम सिर्फ ये भाई ये लीज एग्रीमेंट्स हैं, इनके अगेंस्ट रिकवरी करनी, क्योंकि एसपीवी का काम तो सिर्फ रिकवरी रह जाएगा ना, और तो कुछ काम नहीं है, उसने रिकवरी करनी है, उस रिकवरी में से डेट इन्वेस्टर को इंटरेस्ट भी देना और प्रिंसिपल भी देना, तो इसका काम तो सिर्फ रिकवरी है और तो कोई काम ही नहीं है। तो इसमें तो इन्वेस्टर के लिए रिस्क बड़ा कम हो गया ना, भाई इसने तो रिकवरी करनी है, रिकवरी में कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। यहाँ पे कारोबार चल रहा है, कारोबार में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। सो एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड सेल, एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड फ्लो, कैश फ्लो सिक्योरिटाइजेशन। बेटा यहाँ पे अब हम इस्लामिक फाइनेंस से बाहर आ चुके हैं, इस्लामिक फाइनेंस की ट्रांजैक्शन हम देख चुके हैं, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है, इसमें तो बात ही इस्लामिक मोड की नहीं हो रही, इस्लामिक मोड की बात यहाँ पे नहीं हो रही, इस्लामिक मोड की बात हम पीछे करके आ चुके हैं। जी बेटा जी, कंपनी की बेसिकली कंपनीज जब एसपीवी बनाई जाती हैं, कोशिश तो कंपनीज यही करती हैं कि दो अलग-अलग कंपनीज नजर आएं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि एसपीवी जो है उसका मालिक ऊपर वाली कंपनी होती है, सो अक्सर जगह इनको कंसोलिडेशन भी करनी पड़ती है। बेशक आप अलग-अलग दिखा रहे हो एसपीवी जी, हमारा एसपीवी से कोई लेन देन नहीं है, हमारी उसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लीगली आपको उसको कंसोलिडेशन करके दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि एसपीवी आपने अपने कारोबार के लिए ही बनाई हुई है। बेशक उसमें आपकी डायरेक्ट ओनरशिप नहीं भी है, लेकिन यू मे हैव टू कंसोलिडेट इट लीगली इन सम कंट्रीज। रहती बेशक आपकी ओनरशिप डायरेक्ट नहीं भी है, लेकिन ये रहती पेरेंट कंपनी की है। जैसे मैं यूरोस्टोर की एसपीवी की बात कर रहा हूं, तो वो रहेगी, वो यूरोस्टोर की सब्सिडरी ही, डायरेक्ट नहीं है, तो इनडायरेक्ट ही कंसोलिडेशन भी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये थोड़ी सी ये जो आगे बुक में आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुझे लगता है कि शायद ये एरोनियसली हमारी किताब में आ गई, ये हमारे सिलेबस से एलिमिनेट ये चीज़ हो चुकी है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। आखिरी डिस्कशन हमारी जो स्लाइड है वो सिर्फ ये है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसके बाद हम पास पेपर क्वेश्चन पे और एमसीक्यूज पे वापस चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में हम फर्क कर सकते हैं। ये 8 हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी मुनाफे के लिए की जाती है, स्पेकुलेशन भी मुनाफे के लिए की जाती है, लेकिन ये हैं वो क्राइटेरिया जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। और बाय द वे, लीविंग ऑल अदर फैक्टर्स असाइड, इन्वेस्टमेंट इज परमिसिबल इन इस्लाम, स्पेकुलेशन इज हराम। ठीक है, ये बाकी फीचर्स जो है वो अलग हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट में भी बारीकियों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन अगर शरिया कंप्लाइंट है तो वह हलाल है, स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन बाय इट्स नेचर ही हराम है, इसमें कोई शरिया कंप्लाइंट वाला कॉन्सेप्ट राज नहीं होता। स्पेकुलेशन इज जस्ट लाइक अ जुआ। अच्छा, वन बाय वन हम अगर डिफरेंशिएट करें इनको, क्योंकि अक्सर बच्चे इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में आपकी एज में कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम से बात कितने अरसे के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में फॉल करेगा, लेकिन अगर आप पैसा शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो स्पेकुलेशन की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। जैसे शेयर्स, स्टॉक मार्केट में शेयर्स में ट्रेड करना, एक है शेयर में इन्वेस्ट करना, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दूसरी है शेयर्स में ट्रेड करना, दैट इज स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने एक कंपनी के कारोबार को स्टडी किया, आपको लगा वो कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है और फ्यूचर में बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है, you decided to buy its share. By buying the shares in a company, you become amongst the owners. आप मालिकों में से होगे ना, और फिर कंपनी के फ्यूचर के मुनाफे मालिकों में से, मैनेजर नहीं हो सकते, मैनेजमेंट में शायद आप नहीं है, लेकिन शेयर खरीद के मालिकों में से हो गए हो और फ्यूचर में कंपनी के जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें हिस्सेदार बन गए हो। आपने इन्वेस्टमेंट की कंपनी के फ्यूचर में मुनाफे में हिस्सा लेने के लिए, अगले 5, 7, 8, 10 साल के लिए सोचा आपने, कभी अगले 5, 7, 8, 10 सालों में ये कंपनी बहुत मुनाफा देगी, इन्वेस्ट कर दो। ये है इन्वेस्टमेंट। शेयर्स खरीदे हैं, अगले 5, 7, 8, 10 साल की नीयत से खरीदे हैं, और यहाँ पे भी आप शेयर खरीदते हो सुबह 9 बजे, किस लिए कि 11 बजे बेच देंगे। खरीदे यहाँ पे भी शेयर है आपने, यहाँ पे भी शेयर है, यहाँ पे किसने खरीदे हैं, कभी मैंने 5, 7, 8, 10 साल तक इससे इनकम खानी है, अच्छा कारोबार है। यहाँ पे किसने खरीदे हैं, और यार मैंने कल बस में सफर कर रहा था, कोई बात कर रहा था, शेयर की कीमत 11 बजे 2 रुपये बढ़ जाएगी, इसलिए खरीदिए 9 बजे जाके कि 11 बजे 2 रुपये बढ़ेगी तो मैं बेचूंगा। स्पेकुलेशन, आपको कुछ पता नहीं 2 रुपये बढ़नी है, हो सकता है 10 रुपये गिरनी हो, लेकिन आपने एक अपनी हियर से पे फैसला किया, शॉर्ट टर्म में फैसला किया।
एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। यहां पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर के एटीट्यूड की। हमें पता है इन्वेस्टर एटीट्यूड 3 तरह का होता है, रिस्क सीकर, रिस्क न्यूट्रल एंड रिस्क अवर्स। 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर जाता है वो रिस्क न्यूट्रल होता है, और जो रिस्क सीकर लोग होते हैं वो स्पेकुलेशन की तरफ जाते हैं, बिकॉज ये एक सट्टे की तरह की गेम होती है। लिक्विड ये है, इसको मैं थोड़ा सा अगर एलैबोरेट कर दूं, ये इन्वेस्टर्स एटीट्यूड है, ये इन्वेस्टर्स एटीट्यूड है। लिक्विडिटी, यहां पे लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो एसेट्स या जो प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट किए जाते हैं, दे आर नॉट टिपिकली मार्केटेबल इन द शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो आप शेयर्स खरीदोगे, जो जिन प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो शेयर शॉर्ट टर्म में मार्केटेबल होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आपने उनको शॉर्ट टर्म की नियत से खरीदा ही नहीं है। आपने तो खरीदा ही है मैंने 5 साल बाद 10 साल बाद बेचने हैं। सो यू आर नॉट लुकिंग फॉर देयर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मुराद होता है कोई एसेट कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए इन्वेस्टर हाईली लिक्विड एसेट्स को बहुत ज्यादा टारगेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसने इमीडिएटली एसेट बेचना नहीं होता। लेकिन स्पेकुलेशन में चूंकि इन्वेस्टमेंट ही शॉर्ट टर्म के लिए की जा रही होती है, इन्वेस्टर हाईली लिक्विड एसेट्स को टारगेट कर रहा होता है। कभी ऐसा एसेट जो मैं अभी फैसला करूं तो लम्हों में बिक जाए, ऐसे शेयर्स को यहां पे चूज किया जाएगा, ऐसे एसेट को यहां पे चूज किया जाएगा। वॉलेटिलिटी से मुराद होता है कीमत में उतार चढ़ाव। वॉलेटिलिटी से मुराद उतार चढ़ाव, और यहां पे इन्वेस्टमेंट में वॉलेटिलिटी से मुराद जिस एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस एसेट की प्राइस में उतार चढ़ाव। इन्वेस्टमेंट करते हुए नॉर्मली कोशिश की जाती है कि ऐसे शेयर्स सिलेक्ट किए जाएं बेस्ड सर्टेन प्राइस मूवमेंट और इनकम विल अकर। ऐसे शेयर्स सिलेक्ट किए जाएं जिनकी प्राइस मूवमेंट को फोरकास्ट किया जा सकता है, जिनके उतार चढ़ाव के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल आज आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, तो शायद आपने उसके अगले 5 साल के प्रॉफिट्स को स्टडी किया हुआ है, और आपने उसके 5 साल के प्रॉफिट्स की बेसिस पे उसके अगले 5 साल का प्राइस बिहेवियर फोरकास्ट किया हुआ है। इन चीजों को देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट का फैसला कर रहे हो कि आपने सर्टेन बिहेवियर, प्राइस मूवमेंट और इनकम बिहेवियर को अंदाजा लगाने के बाद फैसला किया है कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूं। लेयर एज स्पेकुलेशन में हाईली वॉलेटाइल जो बिहेवियर रखते हैं उनको सिलेक्ट। मैं अगर सिंपल बता दूं, हमने यहां पे लिया ऐसा शेयर जिसकी प्राइस बहुत ही स्लो मूव करती है, स्नेल स्पेस पे मूव करती है, तो भाई मैंने तो 10 साल के लिए लिया ना, स्नेल स्पेस पे भी चलेगा तो 10 साल में कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, मुझे रिटर्न काफी मिल जाएगी। लेकिन अगर स्पेकुलेशन के लिए आप ऐसा शेयर चूज कर लो जो स्नेल स्पेस पे चलता है, तो क्या फायदा? आपने तो सुबह 9 बजे खरीद के 11 बजे बेचना है, 10 बजे बेचना है, कल बेचना है, 2 दिन बाद बेचना है, तो स्नेल स्पेस से चलेगा तो आपको क्या रिटर्न देगा? स्पेकुलेशन में ऐसे शेयर्स यूज किए जाते हैं जिनमें वॉलेटिलिटी हाई होगी। इन्वेस्टमेंट में ऐसे प्रोजेक्ट यूज किए जाते हैं जिनकी वॉलेटिलिटी लो और बिहेवियर एक्सपेक्टेड फोरकास्ट किया जा सकता है। यहां पे बिहेवियर का कोई पता नहीं, ऊंच नीच आनी चाहिए और ज्यादा आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट रिस्क, यहां पे इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी की बात हुई थी, यहां पे इन्वेस्टर के रिस्क की बात हुई थी, यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की जाती है ऐसे प्रोजेक्ट में जो लो से मॉडरेट रिस्क प्रोजेक्ट्स हैं, और जो स्पेकुलेशन की जाती है उसमें जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए जाते हैं वो मॉडरेट से हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहां पे हमने बात की थी इन्वेस्टर का बिहेवियर, किस नेचर का इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, किस नेचर का इन्वेस्टर है वो स्पेकुलेशन में जाएगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की नेचर। इन्वेस्टमेंट लो से मॉडरेट रिस्क प्रोजेक्ट में की जाती है और स्पेकुलेशन मॉडरेट से हाई रिस्क प्रोजेक्ट में की जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं अपने सराउंडिंग में देख के बताइए लो रिस्क प्रोजेक्ट्स और हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स क्या है? कोई नेचर से, मैं नेसेसरी किसी ब्रांड का या कंपनी का नाम नहीं जाना चाहता, कोई नेचर ऑफ द बिजनेस से लो रिस्क प्रोजेक्ट से क्या मुराद है और हाई रिस्क प्रोजेक्ट से क्या मुराद है, एग्जांपल अपने सराउंडिंग से कोई दे सकते हैं? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए जी, एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए जी बेटा। रियल से, इज इट लो रिस्क हाई रिस्क? इट इज लो रिस्क जी। कौन कौन इससे एग्री करते हैं, कौन कौन से डिसएग्री करते हैं? लो रिस्क कैसे है, आप इसको लो रिस्क क्यों कहते हो बेटा? पहले इसका हमें रिस्क की डेफिनेशन नहीं पता, हमें फिर रिस्क की डेफिनेशन थोड़ी समझ लें। प्रोजेक्ट में रिस्क से मुराद क्या है? प्रोजेक्ट में रिस्क से मुराद है हालात। तो वजह से सुन लीजिए, ये बड़ी ये बिजनेस रिस्क में कहते हैं, रिस्क ज्यादा ले लो तो ज्यादा ये हो जाएगा, रिस्क कम ले लो तो ये हो जाएगा। रिस्क का मतलब तो जरा सुन लो, समझ लो होता क्या है। कारोबार में रिस्क से मुराद है कारोबार का रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। कारोबार में रिस्क से मुराद है कारोबार का रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। आपने भी पिछले दिनों में ही माशाल्लाह आपकी होश में भी पिछले 1-2 साल में आप लोगों ने देखा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन में क्या तूफान बरपा हुआ। तो इस तूफान को बिजनेस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दैट डिटरमिन्स कारोबार हाई रिस्क का या लो रिस्क है। अगर कंडीशंस के बदलने से कारोबार की इनकम में भी बदलाव आए तेजी से, तो हम कहते हैं भैया तो रिस्की कारोबार है। और अगर कंडीशंस के बदलने से
कारोबार की इनकम में बदलाव उतना नहीं आता, थोड़ा सा आता है, तो हम कहेंगे भाई ये रिस्क, ये कारोबार थोड़ा सेफ है, कम रिस्की है। अब बोलो क्या रियल स्टेट हाई रिस्क है लो रिस्क है? हालात बदले तो रियल स्टेट से लोग भाग के घर बैठ गए, कारोबार की लेन देन ही खत्म होगी, प्रॉफिट डीलरों के ऑफिस के ताले लग गए। रियल स्टेट वही करते थे ना, तो वो तो हो गया ठप। इकोनॉमिक कंडीशन बदली और रियल स्टेट के बिजनेस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी ये यहाँ चढ़ जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन बुरी हुई ये यहाँ गिर जाएगा। ये तो भाई हाई रिस्क बिजनेस है। इकोनॉमिक कंडीशन के बदलने से कहाँ, इकोनॉमिक कंडीशन से गिरने से कहाँ। अभी मिसाल ले लो यूरो स्टोर की, यूरो स्टोर पे आटा दाल चावल घी ग्रोसरीज बिक रही हैं, उसके कारोबार पे कितना असर पड़ा होगा इकोनॉमिक कंडीशन का? बहुत कम पड़ा होगा, बट कम। तो हम कहेंगे यूरो स्टोर इज लो रिस्क बिजनेस, ठीक है, क्योंकि हालात बदलने से, इकोनॉमिक हालात के बदलने से उसकी इनकम पे असरात कम पड़े हैं। रियल स्टेट पे बहुत ज्यादा पड़े हैं, गाड़ियों पे बहुत ज्यादा पड़े हैं, मतलब इन, और हम स्पेसिफिक हो जाए ना भाई, जो लग्जरियस आइटम्स होती हैं वो सारी हाई रिस्क होती हैं, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बदलती है सबसे पहले बजट कट्स कहाँ आते हैं? लग्जरीज पे। जब इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है सबसे ज्यादा स्पेंडिंग कहाँ बेहतर बढ़ती है? लग्जरीज पे। तो लग्जरी आइटम्स के जो कारोबार है वो हाई रिस्क होते हैं। नेसेसिटीज का जो कारोबार है, आटा दाल चावल कपड़ा, वो लो रिस्क है। और फिर कपड़े में भी हो जाओ तो हाई वैल्यू ब्रांड हाई रिस्क हो जाएंगे, वो लग्जरी होगी, कपड़े में भी वो लग्जरी होगी, और एक मॉडरेट मैसेज का ब्रांड वो आपका लो रिस्क बिजनेस हो गया, ठीक है। तो अब हमने कहा जी जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो लो से मॉडरेट रिस्क नेचर बिजनेस में की जाती है, और स्पेकुलेशन में मॉडरेट से हाई रिस्क बिजनेसेस को सिलेक्ट किया जाता है। अब इसको लिंक भी कर लो, जब कोई बिजनेस हाई रिस्क होगा तो उसमें प्राइस का उतार चढ़ाव भी एकदम ज्यादा आएगा। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होगी तो रियल स्टेट के बिजनेसेस एकदम हाईली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, गाड़ियों के सेल बढ़ जाएगी तो एकदम गाड़ियों के प्रॉफिट्स, गाड़ियों वाली कंपनी के प्रॉफिट कहां के कहां चले जाएंगे? अभी शायद लॉसेज में होंगे, लेकिन थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होने से एकदम बड़े प्रॉफिट में और हाई प्रॉफिट में चले जाएंगे। सो हाई रिस्क बिजनेस, लो रिस्क बिजनेस। एक्सपेक्टेड रिटर्न, चूंकि यहां पे बिजनेस लो एंड मॉडरेट रिस्क है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी मॉडरेट ही रहती है। चूंकि यहां पे बिजनेस हाई रिस्क होते हैं, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। वेयर डू रिटर्न कम फ्रॉम, रिटर्न आती कहां से है? जो तो होती है ना इन्वेस्टमेंट, उसमें यील्ड से आती है और कैपिटल गेन से आती है। यील्ड से मुराद एनुअल रिटर्न, इक्विटी शेयर है तो डिविडेंड, कैपिटल गेन से मुराद प्राइस अप्रिसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट जो आपने की होती है वहां पे रिटर्न आपको दो सोर्सेज से आती है, एक सालाना रिटर्न आएगी और एक ओवर द ईयर प्राइस में इजाफे से रिटर्न आएगी। जबकि स्पेकुलेशन में सिर्फ कैपिटल गेन, क्योंकि आज आपने शेयर खरीदा, सुबह शाम को बेचना है, तो इतनी देर में कैपिटल गेन तो नहीं, डिविडेंड तो नहीं आता, डिविडेंड तो सालाना आता है। सो स्पेकुलेशन में रिटर्न सिर्फ कैपिटल गेन से मिलती है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न 5-10 साल में प्राइस भी बढ़ती है, वहां से भी आएगी, और 5-10 साल में सालाना डिविडेंड रिटर्न भी मिला करेगी आपको। बेसिस ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट चॉइस, इन्वेस्टमेंट करते हुए आप प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हो? केयरफुल रिसर्च। स्पेकुलेशन करते हुए प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हो? इंट्यूशन, रूमर, चार्ट, सम रिसर्च, लेकिन केयरफुल रिसर्च नहीं। स्पेकुलेशन में जैसे मैंने कहा सुनी सुनाई बातों पे आप फैसला करते हो कि जी फलाने बंदे ने कहा था 2 दिन में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, इसलिए मैं ये शेयर बाय कर रहा हूं कि इसकी प्राइस 2 दिन में बढ़ेगी। क्यों बढ़ने वाली है? यू डोंट हैव एनी रिसर्च। जबकि यहाँ पे आप कहते हो कि भाई इस कंपनी के प्रॉफिट्स, इस कंपनी के कारोबार को देखते हुए, इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, इस कंपनी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हुए, इस कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटजीज को देखते हुए मुझे लगता है कि इसका सालाना ग्रोथ पैटर्न बहुत बेहतर होगा, जिसकी वजह से इसकी सालाना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि सालाना प्राइस 10 या 15% से बढ़ेगी। तो प्रॉपर रिसर्च करके इसके कैश फ्लोज, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, बिहेवियर को देख के फिर आपने फैसला किया। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन। हमें अगेन एमसीक्यू और अ नोट दोनों चीजों में इसको टेस्ट किया जा सकता है। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। जी इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा? आप इसको क्या गट फील कह लो। गट फील के मुझे लगता है कि ये प्राइस बदलेगी। वैसे तो गूगल पे हम सर्च मार सकते हैं, लेकिन गट फील कि मुझे लग रहा है ये प्राइस ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है शेयर अच्छा है। इंट्यूशन कि आपको गट फील क्या है, आपकी आपको ख्याल क्या आता है इसी प्रोजेक्ट के बारे में? अच्छा जी, हम चैप्टर की डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म। तो अब हम कर रहे थे एमसीक्यूज़, तो हम एमसीक्यूज़ को ही लेके चलते हैं। पहले इनको कंप्लीट कर लें, फिर हम बात करेंगे बाकी की। एमसीक्यूज़ में हमने पहला एमसीक्यू स्किप किया था, एमसीक्यू नंबर 1, वहीं से बात शुरू करते हैं। हमने लास्ट डिस्कशन में एमसीक्यू 2 कवर कर लिया था, 4 कर लिया था और 5 किया था। अच्छा, मैंने 3 भी स्किप किया है। 3 को बेसिकली हम अभी कवर नहीं कर पाएंगे। 3 को हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद। अगला चैप्टर हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का है, तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस चले मैं लिख देता हूँ, ये हम उसके बाद कवर कर पाएंगे। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये पास पेपर में एमसीक्यू आया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लेस यहाँ पे गलत हो गया मुझसे। ये हमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के बाद हम इसको कवर कर रहे होंगे। तो आई बिलीव आपको याद है कि मुझे भी याद रहेगा इंशाअल्लाह, आप याद रखिएगा इसको, वहाँ पे इसको कवर करेंगे। तो फिलहाल हम दोबारा पीछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, Aga Private Limited, a family-owned business registered as a private company 2 years ago. The business has grown exponentially, and now Salman, CEO, is considering to expand the business by introducing new product. He has developed a comprehensive business plan and is looking
for source of finance for expansion. Salman is not sure regarding the tenure for which finance would be needed, as it is highly dependent on how product would perform in the initial year. Salman has approached the venture capitalist to finance the expansion of the business. The venture capitalist would. अच्छा, ये पर कहानी आ गई कि एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए ये नहीं पता. वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच किया है, वेंचर कैपिटल का रिस्पांस क्या होगा? वेंचर कैपिटलिस्ट वुड लाइकली फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज एपीएल हैज एक्सेल्ड इन पास्ट 2 ईयर. सारे पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे. वुड लाइकली फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज एपीएल हैज अ कंप्रिहेंसिव बिजनेस प्लान. लेस लाइकली टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट एज देयर इज नो क्लियर एग्जिट रूट. सी इज द आंसर. डी पे हमें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी. अगर हमें, अच्छा ये जरूर ध्यान में रखा करेंगे, बाज़ का एमसीक्यूज में बाज़ का ऑप्शंस इंडिविजुअल सेलेक्ट करना मुश्किल होता है. जब इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करना मुश्किल हो तो हम बाय रूल ऑफ एलिमिनेशन चलते हैं कि भाई ए तो नहीं हो सकता, बी तो नहीं हो सकता. बात का हम इस तरह क्या हो सकता है हमें वो पता नहीं लगता, तो हम क्या नहीं हो सकता वहां से जाएं तो हम आंसर पे पहुंच जाते हैं. एमसीक्यूज में ये अप्रोच ध्यान में रखिएगा कि क्या हो सकता है ये नहीं मिल रहा, तो क्या जवाब नहीं हो सकता वहां से वापस आओ, तो बात का जो रेजिड्यूल होता है वो आपका जवाब बन जाता है. उसमें फिर आप क्लियर, हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि लेस लाइकली टू फाइनेंस, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वेंचर कैपिटलिस्ट एग्जिट रूट के बगैर पैसा नहीं लगाता, और यहाँ पे इसको नहीं पता कि पैसा वापस कब कर पाएगा. तो ये जनाब 1 2 5 6 पे आइए जनाब. Taxila Limited is seeking additional finance and is considering using Islamic finance, and in particular would require a firm which would be closer in nature to equity financing. Regarding the TL's interest in Islamic finance, which of the following statement are correct? इन दोनों में से कौन सी statement correct है? मुराबाहा could be used to meet TL's financing need? Yes or no? मुराबाहा in nature is debt finance. मुदारबा involves in an investing partner and a managing or working partner. हमसे कहा जा रहा है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? 1 only नहीं, 2 only yes, both नहीं, neither 1 2 ये भी नहीं. 2 is correct. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट नंबर 2 is correct. 7. Which of the following statement about equity finance is correct? Equity finance reserves represent cash which is available to a company to invest. Is this correct? No. Additional equity finance can be raised by right issue and bonus issue. Why no? बोनस इशू की वजह से, बोनस इशू से एडिशनल फाइनेंस नहीं आता. राइट, या जुमला यहां तक होता ना फिर ठीक था. बोनस इशू आ गया, जुमला गलत हो गया. रिटेन अर्निंग्स आर सोर्स ऑफ एक्विटी फाइनेंस. यस, रिटेन अर्निंग इज अ सोर्स ऑफ एक्विटी फाइनेंस. एक्विटी फाइनेंस इंक्लूड बोथ ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. नो. तो जनाब सी इज द क्लियर आंसर, नो डाउट अबाउट इट. प्रेफरेंस शेयर एक्विटी फाइनेंस का हिस्सा नहीं होते. प्रेफरेंस शेयर बाय विच ऑफ डेट ओवर सब्सटेंस ऑफ फॉर्म के तहत फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको हम एज डेट ट्रीट करते हैं, ये डेट होता है. 8. Which of the following best describes मुदारबा as a source of finance within the Islamic banking model? कौन सा स्टेटमेंट मुदारबा है? A form of trade credit, ये तो मुराबा होती है. Equivalent to lease finance, ये तो इजारा होती है. A special kind of partnership where one partner gives money, another for investment in commercial enterprise. See, यार मुराबा, मैं मुदारबा पढ़ता रहा हूँ तो मेरी नजर ज्यादा कमजोर हो गई है. मुराबा, तो मुराबा इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड क्रेडिट. ए इज द आंसर. बिल्कुल ठीक है जी, ए इज द आंसर. Which of the following is not principle of Islamic finance? इनमें से कौन सा इस्लामिक फाइनेंस का प्रिंसिपल नहीं है? ए बी सी डी. लेट पेमेंट पेनल्टीज आर अलाउड, ये इस्लामिक फाइनेंस का प्रिंसिपल नहीं है. ये भी ध्यान में रखना होता है. कभी वो पूछते हैं इज नॉट अ प्रिंसिपल, कभी लिखेगा इज अ प्रिंसिपल. तो ये भी बड़ा केयरफुली हमने चलना होता है. ये थोड़ा सा एग्जामिनर ट्रिक डालता है, एक एमसीक्यू डालेगा नॉट और एक डालेगा विद, तो उसमें हमें मिक्सअप नहीं हो जाना, हमें क्लियरली ध्यान में रख के चलना है. 10. Which of the following is equivalent of lease finance within Islamic? इजारा. अब ये देखते हैं ये कौन ठीक जवाब दे पाता है. 3 स्टेटमेंट है, हमने बताना है कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है. Unsecured bonds are likely to require a higher yield to maturity than equivalent secured bonds. Yield to maturity क्या होती है पहले ये तो बताओ, ट्रू फॉल्स तो बाद में बात आती है. What is yield to maturity? काफी लोगों ने ट्रू का जवाब जोरों शोर से बताया. yield to maturity तो बताओ क्या होती है. ये हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? इसने सबसे ज्यादा बोला था. बोल भाई तू बता. क्वेश्चन मैं क्यों रिपीट करूं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है. तो जिसको पढ़े बगैर यस बोल दिया तूने, ट्रू बोल दिया था जी. कौन बताएगा व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी? जी बेटा, यील्ड से मुराद होता है रिटर्न, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. ठीक है, यील्ड से मुराद होता है रिटर्न, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. और यील्ड टू मैच्योरिटी से मुराद है मैच्योरिटी तक सालाना एवरेज रिटर्न. मैच्योरिटी तक सालाना एवरेज रिटर्न बेसिकली. तो अब हम बात दोबारा पढ़ते हैं कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स पे सिमिलर सिक्योर्ड बॉन्ड्स की निस्बत सालाना रिटर्न ज्यादा है. आसान जबान में ये लिखा हुआ है यहाँ पे जुमला. तो बताइए यस और नो. यस. अच्छा ये भी बताइए वाई अनसिक्योर्ड पे रिटर्न ज्यादा क्यों होगी? रिस्क ज्यादा है. बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टर का रिस्क अनसिक्योर्ड बॉन्ड में ज्यादा है, वहां पे रिटर्न ज्यादा होगी. ट्रू. कन्वर्टेबल बॉन्ड्स गिव बोरोर द राइट but not the obligation to turn the bond into a predetermined number of ordinary shares. True or false? Why false?
बेटा राइट नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब ऑप्शन बन गया। ऑप्शन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है मजबूरी, राइट का मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है तो ये ऑप्शन ही बन गया अल्टीमेटली। ये जो वर्ड राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन का मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन ही बनता है। अब बताइए, कन्वर्टेड बॉन्ड गिव द बोरोअर राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू टर्न बॉन्ड्स इनटू दिस। जी बोलो, बोरोअर कौन होता है? बोरोअर कौन होता है? पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला, लेने वाला। तो बॉन्ड किसके पास होते हैं? पैसे लेने वाले के, देने वाले के पास? देने वाले के पास। तो बॉन्ड होल्डर क्या बोरोअर होता है? इन्वेस्टर होता है। ऑप्शन इन्वेस्टर के पास होती है, बोरोअर के पास नहीं होती। तो ये है फॉल्स। यूरो बॉन्ड, ये इसीलिए आपको कहा जाता है बड़ा केयरफुली, एमसीक्यूज में एक एक वर्ड ट्रिकी इसलिए डाला जाता है, आपको एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। आम सवालों में तो हम कहते हैं 2-3 दफा सवाल पढ़ो, यहां पे आपको पहली दफा पढ़ने में एकदम माइंड स्लिप हो जाती है चीज, क्या ठीक है, ये सबने कहा ठीक है, मुझे भी आपस की बात है, मैंने पहले दफा पढ़ा, मुझे भी ठीक लगा, ठीक लिखा हुआ है। फिर एक बंदा सोचता है कि दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, तो फिर ये फर्क समझ आता है, भाई ये तो बोरोअर है, बोरोअर तो इस केस में, बॉन्ड के केस में कंपनी होती है, तो कंपनी के पास ऑप्शन थोड़ी है, ऑप्शन तो इन्वेस्टर के पास होती है, डिबेंचर होल्डर के पास होती है। तो आखिरी, यूरो बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी व्हिच इज नॉट द नेटिव टू वेयर द बॉन्ड इटसेल्फ इज इशूड। ट्रू, फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू होते हैं, मतलब होम करेंसी में नहीं, तो वो आपके यूरो बॉन्ड्स कहलाते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, कल हम इसके थोड़े से डिस्कशन हमारी पास पेपर क्वेश्चन पे होगी, वेरी ब्रीफली, कम ही क्वेश्चन है जिनका बात करेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे नए चैप्टर के ऊपर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।